एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 213 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, जो फेंगयुआन था उसके ऊपर आया था भाई रिग्रेट गु, सीधा उसकी तरफ ही उछल के आ रहा था बहुत स्पीड से। अब फेंगयुआन के हाथ वो रिग्रेट गु लगा कि नहीं लगा ये तो नहीं पता, लेकिन वो यहाँ से पूरा का पूरा ट्रांसफर होकर बाहर फेंक दिया गया, मतलब एकदम उठा के बाहर फेंक दिया ग्रोटो हेवन से। अब क्या हुआ उसके साथ वो तो पता नहीं। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट होते ही सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था। सीन दिखाया जाता है कहीं और का ही। डार्क क्लाउड्स स्काई को कवर कर चुके थे। हैवी रेन नॉनस्टॉप गिर रही थी। रंबल आवाज आई। लाइटनिंग फ्लैश हुई। थंडर जोर से गरज रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मैपल लीफ सिटी के सिटी लॉर्ड मैनर के अंदर मैपल लीफ सिटी लॉर्ड एक रूम के बाहर आगे पीछे वॉक कर रहा था टेंशन में। उसका जो फेस था स्क्वायर था और ऑरा डिग्निफाइड था, लेकिन अब बहुत ही मतलब एक तरीके से ना आईब्रोज एकदम टाइट हो गई थी। मूड बिल्कुल वेदर जैसा एकदम अनस्टेबल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा, मतलब टेंशन भरी पड़ी थी, बहुत वरिड था। सडनली मैपल लीफ सिटी लॉर्ड रुक गया और मतलब क्या हुआ ना, डोर दरवाजा था वहां पे, दरवाजे पे ना कान लगा दिया और सुनने लग गया कि दरवाजे के उस पर कैसी आवाज आ रही है। अंदर से ना रेन और थंडर के बीच उसकी वाइफ की पेनफुल एकदम चिल्लाने की आवाज आ रही थी और मिडवेज की आवाज आ रही थी। शायद बेबी बॉर्न हो रहा हो मे बी। मिडवाइफ कहती है, मैडम पुश, जोर से पुश करो, आज तो निकाल ही दो। मैपल लीफ सिटी लॉर्ड ऑलरेडी 50 एज का हो चुका था और उसकी अपनी जो वाइफ थी, मतलब उससे कुछ ज्यादा ही प्यार लगाव था उसका। वो रैंक 5 गो मास्टर था। पूरे एरिया में हाईएस्ट बैटल स्ट्रेंथ थी। अथॉरिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे। सिर्फ एक रिग्रेट था, उसका कोई चाइल्ड नहीं था, बच्चा नहीं था। 9 मंथ्स पहले जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई, मैपल लीफ सिटी लॉर्ड बहुत खुश हो गया था, बहुत ज्यादा। ओल्ड एज में चाइल्ड मिलना उसका सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा रिग्रेट खत्म कर रहा था। यानी मतलब वैसे तो लग रहा था कि चाइल्ड होगा ही नहीं, इतना मतलब पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, तो ऐसा लग रहा था कभी चाइल्ड मिलेगा नहीं, लेकिन अब जब मिला तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया भाई अपना। उसने स्पेशली 3 फेमस मिडवाइफ्स बुलाई थी। मिडवाइफ्स मान लो उन्हें, वो जो बेबीज पैदा करती है ना, शायद दाई वाई कुछ कहते हैं इन लोगों को। वैसे तो ये मना करा जाता है, हॉस्पिटल में करे जाते हैं अपने ज़माने में, मतलब हमारे रियल वर्ल्ड में दाई कहते हैं उसको। और वो मतलब बोलते हैं, पुराने ज़माने में तो देखो यही होता था, अभी भी होता है शायद ये मिड दाई वाई का बुलाना। देखते हैं आगे क्या होगा। उसने स्पेशली 3 मिडवाइफ्स यानी दाई बुलाई थी। 2 रैंक 3 और 1 रैंक 4 थी। फिर भी डिलीवरी में अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी आ गई। मैपल लीफ सिटी लॉर्ड एकदम अपने अंदर ही अंदर कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। वो गुस्सा भी निकाल नहीं सकता था। जो बैटल स्ट्रेंथ पे वो प्राउड था, वो बिल्कुल अब यूजलेस लग रही थी उसकी। हीलिंग वॉर्म बहुत थे, पर चाइल्ड बर्थ हेल्प के लिए भाई कोई काम ही नहीं करता ना। मैपल लीफ सिटी लॉर्ड ने खुद को कंट्रोल करा। हेड डाउन करके कॉरिडोर में फिर से वॉक करने लगा। सडनली बेबी की आवाज आई, वाह 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 करके चिल्लाने लग गया बेबी। नेक्स्ट मोमेंट मिडवाइफ की हैप्पी मतलब हंसने की आवाज आने लगा, यानी ऐसा लगा कि बहुत सब कुछ बढ़िया हो गया है। मिडवाइफ कहती है, बच्चा पैदा हो गया है, लड़का है लड़का, मैडम आप सफल हो गई, आपने कर दिखाया। मैपल लीफ सिटी लॉर्ड एक सेकंड के लिए भाई चौंक गया, फिर एकदम फुल ज्यादा एकदम एनर्जी आ गई। वो जल्दी से डोर खोल के अंदर घुसा कि लाओ देखूं। उसी टाइम रूम में एक एक ना पैक्यूलियर फ्रेग्रेंस स्प्रेड होने लग गई। मतलब एक पैक्यूलियर फ्रेग्रेंस, अजीब सी फ्रेग्रेंस थी। स्मेल फ्रेश थी और जेंटल भी थी। फ्रेग्रेंस डेंस होती गई और कलरफुल लाइट रेज में कन्वर्ट हो गई। पानी की स्टीम जैसी हवा में फ्लो कर रही थी। और ये जो फ्रेग्रेंस और ये जो वाटर की लहर या जो भी लाइन थी, कुछ भी कह लो स्ट्रीम, ये पूरा का पूरा मैनर और आसपास के हंड्रेड्स ऑफ ली कवर हो गए थे इसके कारण। मतलब इतना, मतलब पूरा इतना एरिया कवर कर लिया था। मैपल लीफ सिटी लॉर्ड शॉक्ड हो गया। वो कहता है, ये क्या है। शॉक यहीं खत्म नहीं हुआ। कलरफुल लाइट्स और ज्यादा बढ़ने लग गई, फ्रेग्रेंस और स्ट्रांग हो गई। रेन स्टॉर्म अचानक से रुक गया। डार्क क्लाउड्स एकदम धीरे धीरे हटने लग गए। सनलाइट क्लाउड गैप से निकल कर नीचे आई और सबसे ब्राइटेस्ट रे सीधा डिलीवरी रूम पर पड़ गई। यानी एकदम ऐसा हुआ कि कुछ खतरनाक होता नहीं है कि जब तुमने एक टिपिकल, मतलब होता है ना कि मानवा या डोंगवा या कोई भी तुमने स्टोरी पढ़ी होता है, जब कोई गॉड बॉर्न हो जाता है तो होता नहीं है कि एकदम भाई सब सही हो जाता है। मतलब कोई बहुत जीनियस बंदा पैदा होता है, लाइट वाइट निकल आती है हर जगह से कि अरे कोई जीनियस आया है, करोड़ों साल में एक पैदा होने वाला, वैसे टाइप का यहाँ पे सीन हो गया था। वो मतलब डार्क क्लाउड हट गए, वहां से आसमान से सीधा लाइट आई और डिलीवरी रूम पे ही पड़ रही थी। विंडो से अंदर जाते हुए तो विंडो या शायद दरवाजे थे, डोर से अंदर पड़ रही थी। तो बड़ा ग्रैंड सीन था ये कि मतलब कोई खतरनाक ही चीज़ निकली है भाई आज तो। फिर वो जो फॉलोइंग लाइट्स थी कंडेंस होकर मैनर साइज का एक रेड लोटस बन गई, जो स्काई में फ्लोट कर रही थी और काफ़ी टाइम तक डेसिपेट नहीं हुई, यानी वो रेड लोटस वहीं पे रहा। मैपल लीफ सिटी लॉर्ड एकदम शॉक हो गया। वो कहता है,
बॉर्न विद अ नेचुरल फिनोमेना। उसकी वाइफ और तीनों मिडवाइफ भी शॉक में फ्रीज हो गए कि भाई ये तो कुछ खतरनाक ही निकाल दिया आज तो। सेम टाइम स्काई में क्लाउड्स पर 3 रैंक 8 गू इमॉर्टल खड़े थे। मैपल लीफ सिटी लॉर्ड के मैनर को देख रहे थे। यहाँ पे ड्यूक माई वो कहता है आखिरकार वो पैदा हो गया। ड्यूक माई एक ओल्ड मैन था, फेस बिलेवेंट और उसकी आईब्रोज बहुत यूनिक थी। डार्क ब्राउन रूट्स जैसी फोरहेड से नीचे चेस्ट तक आ रही थी, इतनी लंबी थी। ड्यूक टोंग भी था यहाँ पे। ड्यूक टोंग कहता है ये चाइल्ड सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस पर ह्यूमैनिटी की डेस्टाइन्ड लक बहुत ही टेंस है। इतनी ज़्यादा कि नेक्ड आइस यानी नंगी आंखों से देखने वाली ग्रैंड रेड लोटस बन गई। ये पक्का इमॉर्टल वनरेबल सीड है। हेवनली कोर्ट ने 3 विजडम पाथ गो इमॉर्टल से जो डिडक्शन करवाया था वो वर्थ इट था। यानी इन लोगों ने पता कर लिया था कि कोई वेनरेबल पैदा होने वाला है और ये वेनरेबल था। और ये और कोई नहीं, अपना सबसे खतरनाक रेड लोटस डीमन वनरेबल है। डीमन वनरेबल, डीमन, इमॉर्टल नहीं तो डीमन। कुछ तो वजह होगी भाई के आगे एक ये टाइटल लगा। ड्यूक टोंग मिडल एज और बॉडी रिबस्ट थी और फेस और मसल्स ब्रास जैसे शाइन कर रहे थे। क्लाउड्स पर खड़ा था वो, पूल जैसा डीप और माउंटेन जैसा स्टडी लग रहा था, जैसे कोई वर्जा टावर जो हिल भी नहीं सकता ऐसे टाइप का हो। ड्यूक माई ने हेड नोट करा। ड्यूक माई कहता है हिस्ट्री के सारे इमॉर्टल वनरेबल्स और डीमन वनरेबल में एक कॉमन पॉइंट है, सबके पास ह्यूमैनिटी की डेस्टाइन्ड लक होती है। डेस्टिनी वाली जो पहले से लक होता है वैसे टाइप का। वो पैदा ही होते हैं वनरेबल बनने के लिए। कोई वो नहीं होता कि वो सब लड़-बड़ के ऐसा कुछ होगा, नहीं, वो पैदा ही वनरेबल बनने के लिए होते हैं। कभी ये अर्ली स्टेज में हिडन रहती है, कभी बाद में एक्टिवेट हो जाती है। और लेकिन ये जो चाइल्ड था ये तो बॉर्न होते ही इतना बड़ा फिनोमेना ले आया, इसलिए हेवन एंड अर्थ भी इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्लैमिटी से ट्रिब्यूलेशन भेज रहे हैं। वनरेबल हिस्ट्री में भी रेयर हैं। अगर इस चाइल्ड को सही से नरिश किया गया तो ये सबसे टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग वनरेबल बनेगा। सडनली ड्यूक माई का बॉडी शेक हुआ और उसने ब्लड एकदम एकदम मुंह से थूक दिया, यानी मुंह से ब्लड ही ब्लड निकल गया। ड्यूक टोंग कहता है एकदम थोड़ा सा वैसा लुक देते हुए वरी वाला, ड्यूक माई हमने क्लैमिटीज और ट्रिब्यूलेशन ब्लॉक करने में हैवी इंजरीज ले ली हैं। राइट साइड पर खड़ा था थर्ड गो इमॉर्टल, वो भी थोड़ा सा बड़े दिख रहा था, वो भी थोड़ा वरी फेस में था। वो थोड़ा यंग मैन था, पर्पल हेयर के साथ था और ड्रैगन शेप्ड क्यूआई ऑरा कंटिन्यूसली उसकी बॉडी के अराउंड मूव कर रही थी। ड्यूक माई कहते हैं ड्यूक लॉन्ग, फेड गू ने हमें रिवलेशन दिया है, इस चाइल्ड के साथ तुम्हारी फेट एफिनिटी बहुत डीप है। ये चाइल्ड फ्यूचर में वनरेबल बनेगा और तुम उसके दाव गार्डियन हो। जाओ इसे अपना डिसिपल बनाओ, गाइड और नरिश करो। तुम उसकी सक्सेस का रीज़न बनोगे और वो तुम्हारी दोनों ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में हमेशा शाइन करोगे। ड्यूक लॉन्ग था ये बंदा। तो ड्यूक लॉन्ग कहता है यस मैं अभी जाता हूँ। ड्यूक टोंग सीरियस हो गया, वो कहता है जाओ, जब हम हवेली कोर्ट लौटेंगे मैं और ड्यूक माई लॉन्ग ना हाइबरनेशन में जाएंगे हीलिंग के लिए। हेवेली कोर्ट के 3 ड्यूक्स का एरा खत्म हो रहा है। ड्यूक लॉन्ग अब तुम लीड करोगे और दुनिया में प्रॉस्पेरिटी लाओगे। ड्यूक लॉन्ग कहता है मैं करूँगा। ओके, तो ये लोग अब जा रहे थे, इनका एरा खत्म हो गया, कोई नहीं आगे देखते हैं। अपने ड्यूक लॉन्ग ने कह दिया मैं तो करूँगा। वो एक्साइटमेंट में कंट्रोल करता है और नीचे नीचे उतरने लगता है, नहीं एक्साइटमेंट को अंदर रख के आराम आराम से जाता है कि चलो ठीक है अब अपना काम करते हैं। वाइंड में उसके स्लीव्स फ्लटर कर रहे थे, हाथ वेव करते ही बाउंडलेस वाइंड सर्ज होती है, ड्रैगन रोर्स गरजने लगते हैं, सब शॉक में आ जाते हैं जब बंदा नीचे आ रहा था। इसी वाइंड के बीच ड्यूक लॉन्ग धीरे धीरे नीचे आता है, मैपल लीफ सिटी लॉर्ड के मैनर पर लैंड करता है। मैपल लीफ सिटी लॉर्ड और सारे गार्ड्स ग्राउंड पर नील डाउन कर लेते हैं। कई लोग तो कांप रहे होते हैं। सिटी लॉर्ड एक तरीके से नॉलेजेबल था, गुई इमॉर्टल के बारे में जानता था और समझता था कि उसकी स्ट्रेंथ एक फिंगर के बराबर भी, अभी तो ये रैंक 5 या पूरी सिटी में अगर सारे लोग भी मिल जाए ना, एक फिंगर के बराबर नहीं है गोई मॉडल के। इसलिए एक बात जानता था, समझदार बंदा था अपना ये सिटी लॉर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं होंगजू मैपल लीफ सिटी लॉर्ड, इसका नाम था होंगजू। तो वो कहता है मैं होंगजू लॉर्ड इमॉर्टल को प्रणाम करता हूँ, यानी रिस्पेक्ट पे करता हूँ। लॉर्ड इमॉर्टल किस काम से मॉर्टल वर्ल्ड में आए हैं? तो ड्यूक लॉन्ग स्माइल करते हुए कहता है होंगजू तुम्हारा बेटा वर्ल्ड का ब्लेस्ड चाइल्ड है। ऐसा ब्लेस्ड यानी एकदम ब्लेसिंग मिली रखी है उसको। एक ऐसा पीयरलेस जीनियस जो मिलियंस ईयर में एक बार आता है, अगर सही नरिश हुआ
तो बहुत आउटस्टैंडिंग बनेगा, लेकिन बिना गाइडेंस के ये दुनिया के लिए डेंजर भी बन सकता है, ह्यूमैनिटी के लिए। मैं इसे अपना डिसिपल बनाने आया हूँ। मैं इसे राइटियस पाथ का लीडर और ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाला वो इमॉर्टल बनाऊँगा। होंग्स ये सुनकर शॉक था और खुश भी था। नेचुरल फिनोमिना उसने खुद देखा था, इसलिए मेंटालिटी थोड़ा-सा एक तरीके से उसकी सही हो गई थी। दिमाग भी हो गया था कि हाँ भाई, कुछ तो मतलब मेरे बेटे में खतरनाक है, कुछ तो खतरनाक चीज़ आई है। तो इसलिए वो प्रिपेयर्ड था पहले से। खुशी इसलिए थी क्योंकि उसके बेटे को गो इमॉर्टल मास्टर मिल गया था, फ्यूचर बाउंडलेस था। पर साथ ही दिल थोड़ा-सा हेवी हो गया था। ओल्ड एज में मिला बेटा और शायद फ्यूचर में एक तरीके से मिलना कम हो जाए, क्या पता मिले भी ना। मतलब एक चीज़ उसने सोची थी कि एक बेटा होगा मेरे पास, ओल्ड एज में वैसे ही नहीं हो पाता है, लेकिन अब हुआ तो चलो देख पाएँगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसे अब मास्टर मिल रहा है। वो तो उसके फ्यूचर की सोच रहा था कि चलो उसका फ्यूचर बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक थोड़ा-सा सैडनेस भी उसकी थी कि अब बेटा दिखे, ना दिखे क्या पता। ड्यूक लॉन्ग उसका मन समझ गया था। ड्यूक लॉन्ग कहता है, चिंता मत करो, मैं सिर्फ़ बताने आया हूँ, अभी तुम्हारा बेटा नहीं ले जाऊँगा। जब वो 10 इयर्स का होगा, तब उसे ले जाऊँगा, वही सही टाइम होगा। होंग जुन अब रिलीफ़ की साँस ली और एक्साइटमेंट से बार-बार थैंक्स बोलता रहा। तभी डोर खुलता है, सिटी लॉर्ड की वाइफ़ क्लीन हो चुकी थी, न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लिए और 3 दाइयाँ यानी मिडवाइफ़ के साथ बाहर आती है और नील डाउन करती है। ड्यूक लॉन्ग की नज़र तुरंत ही बेबी पर आ जाती है, वो खुश होकर आगे बढ़ता है और बेबी को केयरफुली हाथ में लेता है। बेबी बिल्कुल अगली नहीं था। अबे कहाँ से अगली होगा? क्या-क्या लिख देते हैं। बेबी बिल्कुल अगली नहीं था। डार्क हेयर थे, क्यूट फेस था, ब्राइट स्टार जैसी आईज़ थी, व्हाइट टेंडर स्किन और चबी चिक थे। ऊपर हवा में जो रेड लोटस थी, वो अब धीरे-धीरे ना नीचे आने लग गया और श्रिंक होते बेबी के ना फ़ोरहेड पर लैंड करता है और 9 पेटल्ड रेड लोटस बर्थ मार्क बन जाता है। यहाँ पे ड्यूक लॉन्ग अपने अंदर से शॉक में होते हुए कहता है, डेस्टाइन्ड लक बर्थ मार्क बनकर फ़ोरहेड पर इम्प्रिंट हो गई है। ऐसा किसी वल्नरेबल के साथ नहीं हुआ। जब मेरा डिसिपल वल्नरेबल बनेगा, वो बिल्कुल यूनिक होगा। उस मोमेंट पर बेबी का वेट उसे माउंटेन जैसा हैवी लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिशन का एक स्ट्रॉन्ग फील उसके माइंड में भर जाता है। ड्यूक लॉन्ग कहता है, नील मतलब वो झुको मत, खड़े हो जाओ। वो बेबी को सिटी लॉर्ड की वाइफ को वापस देता है, फिर साँस छोड़ता है और 3 क्यूआई गट्स निकालता है। निकलते हैं मतलब निकालता है क्या, निकल जाते हैं। एक बेबी पर गिरता है, 2 सिटी लॉर्ड के कपल मतलब में जाके वहाँ पे मर्ज होता है। बेबी स्माइल के साथ सो जाता है। सिटी लॉर्ड कपल की बॉडी में बाउंडलेस स्ट्रेंथ फील हो जाती है। सिटी लॉर्ड की वाइफ शॉक में एकदम रोने लग जाती है। डिलीवरी के बाद उसकी वीकनेस तुरंत ही गायब हो गई और बॉडी एकदम यंग टाइम जैसी हो जाती है। यानी ऐसा लगा कि जैसे लाइफ स्पैन को घुसा दिया उसके अंदर। होंग्सू नोटिस करता है, उसके ओल्ड इंजरीज़ पूरी तरह से हील हो चुके थे। उसका प्राइमल एसेंस ग्रीन ग्लो के साथ एबनॉर्मल मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो स्ट्रेंथ पहले मैक्स लग रही थी, वो और ज़्यादा एविलेट हो चुकी थी। अपनी कंडीशन चेक करने से पहले ही होंग्सू और उसकी वाइफ ड्यूक लॉन्ग को थैंक्स करते हैं। ड्यूक लॉन्ग कहता है, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए। पेरेंट्स और मास्टर रिप्लेसेबल नहीं होते। तुम दोनों प्यार से रहो, अपने बेटे को केयर और मतलब अच्छे से रखना ताकि वो दुनिया का प्यार महसूस करे। ये उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। 10 इयर्स बाद मैं वापस आऊँगा। फिर ड्यूक लॉन्ग धीरे-धीरे स्काई में एकदम राइज़ करता है, यानी चला जाता है ऊपर आसमान में। एयर करंट सर्ज करते हैं, ड्रैगन रोर्स लगातार सुनाई देते हैं और लोग स्काई की तरफ देखते रहते। जब तक ड्यूक लॉन्ग क्लाउड के पीछे गायब नहीं हो जाता, लोग देखते रहते हैं और कुछ ही देर बाद एक गहरी साइलेंस के बाद पूरा सिटी हंगामे में एकदम फूट पड़ता है कि भाई कुछ तो खतरनाक निकाल दिया आज तो। क्या प्रोडक्ट बनाया है। इसी के साथ यहाँ पे सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है। सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद, कुछ नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद। स्काई बिल्कुल क्लियर था, कहीं भी क्लाउड्स नहीं थे। मैपल लीफ सिटी में लोग इधर से उधर बिज़ी मूव कर रहे थे। सिटी लॉर्ड के बेटे होंग टिंग को पैदा हुए 6 साल हो चुके थे। हैं? इसका नाम होंगटिंग था डीमन वनरेबल का। देखते हैं आगे। इन 6 सालों में मैपल लीफ सिटी लॉर्ड जो सिटी था मतलब सिटी लॉर्ड और सिटी पूरी पीसफुल रही थी, कोई कैलेमिटी नहीं आई। सिटी का साइज़ लगातार एक्सपेंड हो रहा था, ओरिजिनल से 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। ये सराउंडिंग्स प्लेन्स की नंबर 1 ह्यूमन सिटी बन चुके थे। तभी क्या होता है यहाँ पे चिर्प-चिर्प आवाज़ आई। कहीं से स्पिरिचुअल स्पैरोज़ का एक ग्रुप उड़ते हुए आया। उनकी बॉडीज़ गोल्डन लाइट से शाइन कर रहे थे। फ्लाइंग बिल्कुल डांस जैसी लग रही थी। सिटी लॉर्ड के मैनर के ऊपर पहुँचते ही वो एक-एक करके इम्प्लोड हो गए और गोल्डन लाइट स्पेक्स बन के नीचे गिरने लगे। मैनर के अंदर होंगटिंग एक शॉर्ट डेकोरेटिव स्वॉर्ड घुमा रहा था। वो एक तरीके से
ऑर्नामेंटल माउंट्स के बीच मूव करते हुए स्वॉर्ड स्विंग प्रैक्टिस कर रहा था। 1 सेकंड में होंगटिंग का फिगर गायब हो गया। स्वॉर्ड लाइट से स्पेयर बनकर हर जगह से शाइन करने लगी। गार्ड्स कहते हैं ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। दूसरा गार्ड कहता है अमेजिंग। तीसरा कहता है यंग मास्टर का टैलेंट तो भाई अनराइवल्ड है, कोई टक्कर में ही नहीं है। सिर्फ 3 महीने में स्वॉर्ड टेक्निक्स कंप्लीट कर ली थी, एकदम मास्टर हो गई थी भाई। स्वॉर्ड लाइट्स की एक तरीके से डेंसिटी अनबिलीवेबल थी, यानी बहुत बेहतरीन थी। यहाँ पे होंगज़ू सिटी लॉर्ड बियर्ड को स्ट्रोक कर रहा था और स्माइल के साथ एकदम अपना सर हिला रहा था, देख रहा था। उसे अपने बेटे पर बहुत प्राइड था। सरप्राइज़ का फीलिंग उसके लिए कब का ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसे तो पता चल चुका था कि भाई जो चीज़ बनी है उसके पास, मतलब जो उसने निकाला है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। अरे डीमन वनरेबल का टैलेंट ऐसे ही थोड़ी ना होता है, और पहले उसे पता चल गया कि वो आसमान छुएगा उसकी किस्मत। इन्हें ये तो नहीं पता कि वो वनरेबल बनेगा, लेकिन इतना तो पता है ना कि आसमान छुएगा, तो बस वही काफ़ी था। इन सालों में होंगटिंग के टैलेंट ने होंगज़ू को जीनियस का मीनिंग ही चेंज करवा दिया था। एंडलेस सरप्राइजेस के चलते अब सब कुछ नॉर्मल लगने लग गया था। तभी यहाँ पे क्या होता है, क्लैंग आवाज़ आई, स्वॉर्ड लाइट अचानक डिसअपीयर हो गई। होंगटिंग वापस अपीयर होता है। उसकी स्वॉर्ड एक ब्लाउंडर को कट कर चुकी होती है। बाउल्डर साइड, हाँ, बाउल्डर कहते हैं ना वो जो बड़ा-सा, अरे वैसा नहीं था डीमन स्लेयर में वो जो पत्थर था, वैसे टाइप का बहुत बड़ा पत्थर, जैसे ही मान लो बाउल्डर, कुछ भी कह लो। अरे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, हिंदी में मतलब याद नहीं आ रहा मुझे। चीयरिंग और प्रेसेस फिर से गूंजने लग गए हर जगह। अरे यंग मास्टर आप तो खतरनाक हो, ये हो वो, हर जगह आवाजें आ रही थी। हॉन्गटिंग स्माइल के साथ कहता है फादर, मुझे लगता है कि ये स्वॉट टेक्निक अभी लिमिट तक नहीं पहुंची है। इम्प्रूव होने की इसमें हो सकता है कुछ जगह है, अभी भी करा जा सकता है। होंग जो हंसता और कहता है ये स्वॉट टेक्निक फेमस स्वॉट कल्टीवेटर जाओ सेंसी की सीक्रेट मैनुअल है। मैंने बहुत ट्रेजर देकर एक्सचेंज की थी, तुम सिर्फ 3 मंथ में प्रैक्टिस करके इससे एक तरीके से डिससेटिस्फाइड हो। तो मैं ये भी खुश नहीं कर पा रही। हॉन्गटिंग आइज़ को थोड़ा-सा ब्लिंक करता है और प्लेफुल आवाज़ में कहता है फादर। बस एक तरीके से मोमेंटरी इंस्पिरेशन था। सच कहूँ तो 3 मंथ्स में मैं इस टेक्नीक का पूरा एसेंस समझ चुका हूँ। ये तो बस सो-सो है, बस ओके-ओके वाला होता है ना वही। होंगज़ू थोड़ा-सा एकदम खाँसता है, हेडेक फ़ील होता है। उसके बेटे का टैलेंट टू एक्सट्रीम था। कुछ भी सीखने में इतना फ़ास्ट कि क्या बताएँ, और मूव का जो डीपेस्ट एसेंस था ना, उतना पहुँच जाता था, यानी एकदम सब कुछ सीख जाता था उसका, एक-एक दाना सीख जाता था पूरे मूव टेक्नीक का। ये अच्छा भी था, पर एक प्रॉब्लम भी थी। होंगज़ू के पास जो भी एक्यूमुलेशन थी, वो ईयर्स पहले ही होंगटिंग उसे अप कर चुका था, और उसने हर जगह से सीक्रेट मैन्यूअल्स ढूँढने की कोशिश की, पर होंगटिंग का एब्ज़ॉर्प्शन एकदम ब्लैक होल की तरह था। यानी अपना भाई डीमन वनरेबल क्या बोलें, इसे जो कुछ दो ये तुरंत ही सीख जाता है, तो अब जब ये सब कुछ ही सीख जा रहा है, तो इसे दोगे क्या? सब तो खाया गया एकदम ब्लैक होल की तरह, सब निकल गया ये, अब उसे क्या सिखाओगे? इसी टाइम स्पिरिचुअल एरोज़ का एक और ग्रुप ऊपर से आया। वो भी अचानक गोल्डन लाइट स्पेक्स में एक तरीके से इम्प्लोड हो गया। लाइट स्पेक्स नीचे गिरे और सबके हेड्स पर एब्ज़ॉर्ब हो गए। लेकिन मोस्ट स्पेक्स होंगटिंग ने एब्ज़ॉर्ब कर लिए थे। इंस्टेंटली सबके फेसेस पर जॉय आ गई। सबको इनहेरिटेंस और स्ट्रेंज सीक्रेट मैनुअल मिल गए थे। गार्ड्स कहते हैं ये किसी और कोई इमॉर्टल का गिफ्ट होगा शायद। दूसरा गार्ड कहता है पता नहीं कौन-सा इमॉर्टल होगा जो गिफ्ट भेजता है। तीसरा कहता है यंग मास्टर की वजह से हम सब कितने लकी हो रहे हैं। हम सब लोगों को गिफ्ट मिलते हैं। गार्ड्स और होंगटिंग को पैशन से देखते हैं, और होंगज़ू की नज़र में भी कॉम्प्लेक्स इमोशन आ जाते हैं। होंगटिंग आइज़ बंद करके नए सी ऑफ नॉलेज को पूरी तरह से इमर्स हो चुका था। वो देखने लग गया था कि जो मुझे मिला है ज़रा इसके बारे में पता करें, इसको भी सीखते हैं। होंगज़ू और बाकी लोग इस सीन के आदत में आ चुके थे। मैनर के बाहर कॉमन लोग भी थोड़ा-सा सरप्राइज़्ड होते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। इमॉर्टल मिरेकल्स पहले एक तरीके से फ़ैसिनेटिंग लगते थे, पर अब जब बार-बार होने लग गए तो नॉर्मल हो गए, क्योंकि इन लोगों ने ना इतनी बार ये चीज़ें देख ली, इतनी बार ये चीज़ें देख ली कि क्या बताएँ। क्योंकि देखो, इन लोगों को तो देखो, ये तो नॉर्मल मॉर्टल वर्ल्ड हो गया ना इनके लिए, रैंक 5, रैंक 3, रैंक 2 वाला ही ज़माना चल रहा है इनका। इनको क्या पता। और इमॉर्टल वर्ल्ड में तो सब जानते हैं कि भाई इस सिटी के अंदर जो है उसके ऊपर हेवनली कोर्ट की नज़र है, और ये जो चीज़ है बहुत आसमान छुएगी। तो सारे इमॉर्टल्स अपना-अपना वो जो होता है ना फ़ेवर देने के लिए सब गिफ्ट भेजते रहते हैं, ताकि हेवनली कोर्ट से भी दोस्ती बनी रहे, सबसे बढ़िया बना रहे। तो सब भेजते रहते हैं, तो इन सब लोगों को फ़ायदा होता रहता है, और इतने बढ़िया-बढ़िया मिरेकल्स देखते हैं ये लोग रोज़ सिटी वाले, तो इनको अब ऐसा हो गया कि अरे ये तो होता रहता है, नॉर्मल बात है। हॉन्गटिंग के अराउंड इमॉर्टल फिनोमिना ज़्यादा नहीं, बल्कि एक तरीके से माइंड नंबरिंग लेवल तक ओवरफ्लोइंग थे। उसके बर्थ के बाद से, जब से ड्यूक लॉन्ग ने उसे डिसिपल बनाया, इमॉर्टल फिनोमिना लगातार होते आ रहे थे। ड्यूक लॉन्ग हेवनली कोर्ट का लीडर था। सिर्फ रैंक 8 गो इमॉर्टल ही नहीं, बल्कि हेवनली कोर्ट के नीचे के 10 ग्रेट एशियन सेक्ट भी मैसिव और डीप फाउंडेशन वाले फोर्सेस थे।
ड्यूक लॉन्ग ने होंगटिंग को डिसिपल बनाया फुल पब्लिसिटी के साथ, कुछ भी हाइड नहीं किया। इसलिए सेंट्रल कंटेंट के राइटियस और डेमोनिक और लोन इमोटस सब होंगटिंग की ग्रोथ पे नजर रखने लगे। सबको पता था कि होंगटिंग वर्ल्ड का बेस्ट चाइल्ड है, ऐसा चाइल्ड जिसके ऊपर भाई किस्मत क्या हेवन भी मेहरबान है। फ्यूचर इमोटल वनरेबल है जो हेवली कोड से ग्रो होगा। इस वजह से टाइम टाइम पे गु इमोटल यहाँ या उनके डिसेंडेंट सीक्रेटली होंगटिंग की हेल्प करते थे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कभी गोल्डन स्पैरो इनहेरिटेंस, कभी स्पिरिचुअल क्रेन स्क्रोल देते थे, कभी-कभी तो स्पेशियस क्लाउड फ्रूट्स भेजते थे, कभी सैक्रेड वाइन से बॉडी क्लींस होती थी। इमॉर्टल लेवल मिरेकल्स नॉनस्टॉप होते रहते थे, हर कोई भेजता रहता था कुछ ना कुछ। काफ़ी टाइम बाद होंगटिंग ने सब एक तरीके से जितना भी मतलब मिला था नॉलेज-वॉलेज सब एब्ज़ॉर्ब कर ली। पर थोड़ा अजीब लुक के साथ होंगटिंग कहता है, 18 टाइप्स के वेपन ट्रेनिंग मेथड हैं, सब यूनिक हैं पर एडवांस प्राइमेसी अवेकनिंग का कुछ नहीं। फादर, मैं कब अपना इमॉर्टल प्राइमेसी अवेकन करूँगा और गू वर्म कंट्रोल कर पाऊँगा? ये फाइटिंग टेक्निक मॉर्टल लेवल की है, रियल पावर गू वर्म में ही आती है। और ये तो जितना भी मैंने सीखा है एक्चुअली पता है क्या है? ये बंदा अभी ना मतलब अभी इसकी एज नहीं हुई कि जो अपना इमॉर्टल इमॉर्टल सॉरी बार-बार कह देता हूँ, मॉर्टल लेवल का प्राइमेसी ओपन कर पाए। पहले तो मॉर्टल लेवल का प्राइमेसी ओपन करेगा तब जाके ना कल्टीवेशन करके 1, 2, 3, 4, 5 फिर रैंक 6 इमॉर्टल बनेगा, फिर 8 फिर 9 वल्नरेबल बनेगा। तो अभी तो अवेकन तक नहीं कर पाया। जो ये सीख रहा है ना, वो सिर्फ़ नॉलेज है, टेक्निक्स हैं, हाथों की लड़ाइयाँ, मार्शल आर्ट ये सब सीख रहा था ये। और इससे ये खा-खा के इसका पेट भर चुका है, इतना भर चुका है कि ये सब कुछ सीख चुका है। इसे चाहिए अब गूवम वाली ताकत, वही ये कह रहा था। हॉन्गज़ू कहता है यानी इसका बाप, "बच्चे, जल्दी मत करो, तुम फिर से मास्टर की लेटर वाली बात भूल गए क्या?" होंग-टिंग यहाँ पे थोड़ा-सा इम्पेशेंट होके कहता है, "फादर मुझे याद है, मास्टर ने बोला था कि 12 साल से पहले प्राइमेसी अवेकन ही नहीं करना, टाइमिंग और अपॉर्च्युनिटी इम्पोर्टेंट है। पर मास्टर इतना पावरफुल होके अभी क्यों नहीं कर सकते? वो मतलब वो इतना रुके क्यों हैं?" होंगज़ू सीरियस हो गया और कहा, "बच्चे, मास्टर इमॉर्टल हैं, उनकी सोच तुम नहीं समझोगे। बस इतना समझो वो तुम्हें कभी हार्म नहीं करेंगे।" होंगटिंग कहता है, "जी फादर, मेरी गलती, सॉरी, मैं ज़्यादा मतलब वैसे बह गया था।" टाइम फास्ट फॉरवर्ड हुआ, ड्यूक लॉन्ग वापस आया, यानी 10 साल का हो गया और वो ऑफ़िशियली होंगटिंग को डिसिपल बनाया और दोनों वर्ल्ड्स घूमने लगे और ड्यूक लॉन्ग पर्सनली गाइड करता रहा। जब होंगटिंग 12 का हुआ, ड्यूक लॉन्ग ने उसका प्राइमेसी अवेकन कर दिया। होंगटिंग ने गो कल्टीवेशन स्टार्ट करी और उसकी स्पीड शॉकिंग थी। टैलेंट इतना खतरनाक कि क्या बताएँ, फाउंडेशन इतनी खतरनाक कि हेवन भी मेहरबान था। जर्नी में उसने मॉर्टल, इमॉर्टल, गुड और इविल लोग सब देखे। उसका जस्टिस सेंस स्ट्रॉन्ग था, इविल से नफ़रत और फेस से काइंड लगता था, पर दिमाग से शार्प और एक तरीके से रिसोर्सफुल था। एक दिन ना हंटिंग से आके होंगटिंग एक्साइटेड होते हुए बोलता है, होंगटिंग कहता है, "मास्टर, शू टू डोंग शू टू दाओ नाम के इविल मिला था जिसने पूरा विलेज ना स्लक्टर करके मार दिया। वो पास के माउंटेन पे है।" तो ड्यूक लॉन्ग स्माइल के साथ कहता है, "पहले बैठो यहाँ पे, सूप ऑलमोस्ट रेडी है, एशियन डेसोलेट बीस्ट की बोन का सूप है, तुम्हें ग्रोथ मतलब तुम्हारी ग्रोथ में ना काम आ जाएगा, अच्छा है इसके लिए।" तो होंगटिंग गुस्से में कहता है, "मास्टर, 1 साल से मैं उसे मारना चाहता हूँ, रोज़ देखता हूँ वो मेरे सामने उस माउंटेन पे रहता है। पहले रैंक 3 था जब मैं उसे देखा था, अब वो तो रैंक 5 पहुँच गया और अ, अभी तक कुछ करा नहीं हमने। मैं रैंक 4 हुआ, क्लियर मूव थे, चांस भी मेरे पास तब हाई था, तब भी मेरे को मना कर दिया आपने कि मत मारो उसको। 3 महीने पहले मैं रैंक 5 पहुँच गया, 2 से 3 मूव में मार सकता था उसको, फिर भी बोला टाइम नहीं है और अगर हम उसे छोड़ते रहे और कितने इनोसेंट मरेंगे इसकी वजह से। मुझे अब एक्शन लेने दो, मेरे से सब नहीं देखा जाएगा, मैं उसे मारना चाहता हूँ, मेरे पास है स्ट्रेंथ, मैं मार सकता हूँ।" ड्यूक लॉन्ग ने मतलब थोड़ा-सा उसकी तरफ देखा और कहा, "डिसाइपल, अपॉर्च्युनिटी अभी नहीं आई।" तो होंगटिंग थोड़ा-सा फॉर्मली कहता है, "मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं पता, मुझे बस पता है अगर अभी नहीं किया तो चांस मिस हो जाएगा।" ड्यूक लॉन्ग कहता है, "शू टू दाओ का अभी मरना ठीक नहीं है और एक तरीके से ज़बरदस्ती मारा तो बेकार रिज़ल्ट होगा और ट्रेजेडी होगी।" तो होंगटिंग कहता है, "मैं नहीं मानता, एक मूव काफ़ी है उसको मारने के लिए। अभी कैसे मारना ठीक नहीं है और क्या ट्रेजेडी हो जाएगी, मतलब अभी हमने उसको मार दिया तो?" ड्यूक लॉन्ग थोड़ी देर साइलेंट रहा, फिर कहता है, "जाओ फिर, ट्राई करो, जाओ।" होंगटिंग खुश हो गया,
थैंक्स मास्टर, 15 मिनट में उसका हेड लेके आता हूँ मैं। पर 15, 30, 45 मिनट हो गए, होंगटिंग आया ही नहीं। ड्यूक लॉन्ग ने सब देख लिया। केव से निकलकर उस जगह गया। होंगटिंग जमीन पर घुटनों के बल था। फेस शॉक था, एंगर, रिग्रेट से भरा हुआ था। नीचे एक विलेज था जो पहले हैप्पी था, अब पूरा एकदम दब चुका था, खत्म हो चुका था। यानी मतलब दब चुका था मीन्स खत्म ही हो गया होगा शायद, पता नहीं, देखते हैं आगे। होंगटिंग रोते हुए कहता है, मास्टर, मुझे नहीं पता था यहाँ गो इमॉर्टल इनहेरिटेंस है। शू टू दाओ इसे लेने आया था, मैंने उसका प्लान तोड़ दिया। उसने इनहेरिटेंस की पावर से मुझे रोका। फाइट में माउंटेन गिर गया, और पूरा जैसे ही माउंटेन गिर गया, विलेज उसी के अंदर दब गया। मास्टर, विलेजर्स मेरी वजह से मर गए, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ड्यूक लॉन्ग यहाँ पे चुप रहा। फिर ड्यूक लॉन्ग कहता है, डिसाइपल, बदला चाहते हो, शू टू दाओ को खत्म करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। होंगटिंग शॉक्ड हो गया। वो कहता, सच? कहाँ है वो? ड्यूक लॉन्ग कहता है, उस माउंटेन पे है। होंगटिंग गया और इजीली शू टू दाओ को मार दिया। अब आराम से मार दिया। मरते वक्त शू टू डाउ कहता है, मैं बस थोड़ा सा दूर था, इनहेरिटेंस मिल चुकी थी, थोड़ा टाइम मिलता तो गुई इमॉर्टल बन जाता। होंगटिंग कॉप्स के सामने एकदम चुप कर खड़ा था, और ड्यूक लॉन्ग पीछे से आ गया। थोड़ी देर बाद होंगटिंग एकदम चिल्लाती हुई वॉइस में कहता है, मास्टर, मैं मैं अगर आपकी बात मानता, मैं उसे इजीली मार देता और विलेजर्स सेफ रहते। राइट, मैंने आपकी बात नहीं मानी और पहले ही चला गया उसे मारने, और मेरी वजह से विलेजर्स मर गए। और बाद में जब आपने मुझे बताया कि अब जाके मारो, तो मैंने उसे आराम से मार दिया। अगर मैं आपकी बात पहले मानता तो इतने लोग भी नहीं मरते, और मैं आराम से उसे बाद में मार भी देता। ड्यूक लॉन्ग ने जवाब नहीं दिया, बस शोल्डर पे हाथ रखा। होंगटिंग डीप साइलेंस के बाद कहता है, तो होंगटिंग कहता है, मास्टर, मैं पूछना चाहता हूँ, अ, फेट क्या है? ड्यूक लॉन्ग यहाँ पे एक डीप सी सांस लेता है, और ड्यूक लॉन्ग कहता है, फेट। वो एक रॉक के पास गया, साइड में हाथ मारा, और होंगटिंग को बैठने का सिग्नल दिया कि बैठ जाओ। होंगटिंग उसके पास क्रॉस लेग्ड बैठ गया। ड्यूक लॉन्ग कहता है, देखो। उसने एक रॉक की तरफ पॉइंट किया। होंगटिंग ने देखा, छोटी आंट्स का एक ग्रुप फूड उठा के ऑर्डरली तरीके से नेस्ट की तरफ जा रहा था, यानी सही तरीके से, जैसे जाती आंट एक के पीछे एक। ड्यूक लॉन्ग कहता है, ये फेट है। होंगटिंग कंफ्यूज हो गया, क्या? क्या ये फेट? ड्यूक लॉन्ग कहता है, और देखो। उसने स्काई की तरफ पॉइंट किया। होंगटिंग ने क्लाउड्स देखे, अलग अलग शेप्स में स्लोली मूव कर रहे थे। ड्यूक लॉन्ग कहता है, ये भी फेट है। होंगटिंग को सडन समझ आने लगा। होंगटिंग कहता है, मास्टर, आप कहना चाहते हो कि जैसा वो बोलता है ना, आप कहना चाहते हो कि की बोलते ही वो आगे बोल ही नहीं पाया। फीलिंग समझ आ रही थी, पर वर्ड्स ही नहीं मिले थे कि क्या बोलूं, मतलब इस चीज को क्या नाम दूं, कैसे बोलूं मैं इस चीज को, समझ नहीं आ रही, वर्ड्स नहीं मिल रहे, समझ वो चुका है। ड्यूक लॉन्ग ने आगे कहा, आंट्स का फूड ले जाना, बीज का हनी कलेक्ट करना, वाइंड का चलना, क्लाउड्स का फ्लो होना, सबका अपना एक पाथ है। हमें रैंडम लगता है, पर सब ग्रेट दाओ के रूल्स फॉलो करते हैं। ड्यूक लॉन्ग ने आगे कहा, सन और मून देखो, रोज एक ऊपर आता है, दूसरा नीचे जाता है। ह्यूमन लाइफ देखो, चाहे इमोर्टल वनरेबल हो या डीमन वनरेबल, एंड में सबको मरना ही होता है। सब मर जाते हैं, सबका मरना है। ड्यूक लॉन्ग ने कहा, ये सब कुछ फेट है, फेट। ड्यूक लॉन्ग कहता है, हर पर्सन, हर लिविंग बीइंग, हर रॉक, हर वाटर ड्रॉप, हर फायर का अपना वैल्यू और मीनिंग होता है। गुड और इविल भी ऐसे ही हैं। गुड के बिना इविल का मतलब ही नहीं, इविल के बिना गुड का कॉन्सेप्ट ही नहीं। तुम शू टू दाओ को जल्दी मारना चाहते थे। तुमने उसका वैल्यू नहीं देखा। हेवन और अर्थ ने उसे एग्जिस्ट करने दिया। इसका रीजन था, यही तो फेट था। फेट हर चीज का अरेंजमेंट्स करता है, बस हम उसे क्लियरली देख नहीं पाते। और क्लियरली ना देख पाना नॉर्मल है। हेवन एंड अर्थ के लॉज और यूनिवर्स का दाव इमॉर्टल भी पूरी लाइफ में फुली समझ नहीं सकता। हम छोटे हैं, वर्ल्ड बहुत वास्ट है। हमें हेवन एंड अर्थ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और फेट के फ्लो को फॉलो करना चाहिए, यानी फेट को फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स की मैरिज फेट का अरेंजमेंट थी। उनका बिगेस्ट वैल्यू तुम्हें इस वर्ल्ड में लाना था। तुम फ्यूचर में इमॉर्टल वनरेबल बनोगे, ये भी फेट का अरेंजमेंट है। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पीक तक जाना है, हेवनली कोड लीड करनी है, और राइटेस्ट पाथ के लिए लाइफ डेडिकेट करनी है। और मेरी लाइफ का ग्रेटेस्ट वैल्यू तुम्हें सही पाथ पे गाइड करना है। मैं तुम्हारा ताऊ गार्डियन हूँ। फेट पे बिलीव करो, फेट को एक्सेप्ट करो। हर अरेंजमेंट का रीज़न होता है। जब हम ज़बरदस्ती इंटरफेयर करते हैं, ट्रेजेडी होती है।
जैसे तुमने शू तू दाओ को पहले मारना चाहा, क्या तुम उसे मार पाए थे? मार नहीं पाए और उल्टा ट्रेजेडी हो गई, लोग दब गए उस माउंटेन के नीचे। तो ड्यूक लॉन्ग ने आगे हेड शेक करके कहा, नहीं, तुम स्ट्रांग थे, पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई जो तुमने सोची भी नहीं थी। तुम फेल हुए और इनोसेंट लोग मर गए। सोचो, सोचो, अगर तुमने फेट के अरेंजमेंट का वेट किया होता और उसके बिगेस्ट मोमेंट पे अटैक किया होता, क्या कोई एक्सीडेंट होते? ड्यूक लॉन्ग ने आगे कहा, शू तू दाओ का एग्जिस्ट करना इसलिए था ताकि वो गुइमॉर्टल इनहेरिटेंस एक्टिवेट करे और वो इनहेरिटेंस तुम तक लेके आए, मतलब तुम तक आ जाए वो इनहेरिटेंस। हॉन्गटिंग स्टैचू जैसा खड़ा रहा, आंखों में टीयर्स गिरने लग गए। हॉन्गटिंग कहता, मास्टर, मेरी गलती थी, मेरी गलती। ड्यूक लॉन्ग कहता है, गलती समझना अच्छा है, वैसे तुम्हारी गलत चॉइस भी फेट का अरेंजमेंट थी, ये भी होना फेट में ही लिखा था। हॉन्गटिंग कहता है, मास्टर, मतलब क्या है? हॉन्टिंग कहता है, हम सब फेट के अंडर हैं। तुम्हें लगा तुम फेट को तोड़ रहे हो, पर वो थॉट भी फेट का ही पार्ट था। जो तुम्हारे मन में सोच आई ना कि जाके मैं अभी मार दूं उसको, और तुम मारने भी गए लेकिन लोग मर गए, वो सोच भी फेट नहीं लाई थी। गिल्ट मत फील करो, ये भी फेट की ही वजह से हुआ। जो लोग मरे फेट की वजह से मरे। तुम सोच रहे हो तुम्हारी गलती का कोई वैल्यू नहीं, गलत। हर मिस्टेक यूथ की ग्रोथ के लिए प्राइसलेस होती है। अगर तुम लेसन ले लो, फेट को एक्सेप्ट कर लो, तो वो मिस्टेक अपना वैल्यू दिखा देती है। उस विलेज का डिस्ट्रक्शन अपना वैल्यू रखता था। सीधा-सीधा कहना चाह रहा है कि फेट फेट चाहता था ये लोग मर जाएँ, सिंपल सी बात है। ड्यूक लॉन्ग ने हॉन्गटिंग को डीपली देखा। ड्यूक लॉन्ग कहता है, मेरा डिसाइपल टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है, पर तुम फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। अब तुम रैंक 5 हो, इमॉर्टल बनने के पाथ में, मतलब पाथ में से तुम विज़डम पाथ चूज़ करोगे, राइट? विज़डम पाथ चूज़ करोगे। हॉन्गटिंग हॉनेस्टली कहता है, मास्टर, आपका विज़न परफेक्ट है, मुझे भी लगता है विज़डम पाथ मेरे लिए बेस्ट है। ड्यूक लॉन्ग ने हेड शेक करके बोला। ड्यूक लॉन्ग कहता है, विजडम पाथ थॉट्स, विल और इमोशन पे फोकस करता है। तुम ऑलरेडी फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, इसलिए इमोशन स्टडी करना तुम्हारे लिए लॉस ज़्यादा है, बेनिफिट कम होगा। मास्टर की बात सुनो, टाइम पाथ चूज करो। जब तुम पास्ट और प्रेजेंट देख पाओगे, हिस्ट्री का राइज फॉल, हॉनर डिसग्रेस ऑब्जर्व करोगे, तब समझ जाओगे कि हर फीलिंग और रोमांस टाइम के साथ वॉश हो जाता है। फेड गू से मुझे रिवलेशन मिला है, टाइम पाथ तुम्हारे लिए बेस्ट है, वो तुम्हें सूट करेगा। हॉन्गटिंग थोड़ा रुक के बोलता है। हॉन्गटिंग कहता है, डिसाइपल मास्टर की बात मानेगा और टाइम पाथ ही चूज करेगा। ड्यूक लॉन्ग सेटिस्फाइड होकर कहता है, अच्छा, मैं तुम्हारा दाव गार्डियन हूँ, तुम्हें सही पाथ दिखाना ही तो मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब है। टाइम आगे बढ़ा। हॉन्गटिंग ने टाइम पाथ चूज किया और ड्यूक लॉन्ग के प्रोटेक्शन में इमॉर्टल एक्सेशन ट्रिब्यूलेशन पास की और टाइम पाथ गो इमॉर्टल बन गया। अब आगे देखते हैं, सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, आगे देखते हैं। एक दिन एक ओल्ड सिटी लॉर्ड नील डाउन करके बोला। ओल्ड सिटी लॉर्ड कहता है, लॉर्ड इमॉर्टल हॉन्गटिंग, एक डीमन धमकी दे रहा है कि अगर मैं अपनी बेटी कोक्यूबाइन के रूप में नहीं देता तो पूरा का पूरा सिटी स्लक्टर कर देगा। वो गु इमॉर्टल है, हम सिर्फ मॉर्टल्स हैं। आपके फादर से मेरी दोस्ती के लिए प्लीज़ इस डीमन को ख़त्म कर दीजिए, हमारी सिटी और मेरी बेटी को बचा लीजिए, वरना सब कुछ ख़त्म कर देगा। हॉन्गटिंग ने पहचान लिया, ये मैपल लीफ सिटी के पास का सिटी लॉर्ड था, उसके फादर का क्लोज फ्रेंड था, बचपन में उसकी बेटी के साथ भी खेला था अपना। हॉन्गटिंग हॉन्गटिंग कहता है, ओल्ड सीनियर प्लीज़ उठो, मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, पर अपॉर्चुनिटी अभी नहीं आई। ओल्ड सिटी लॉर्ड खुश होकर कहता है, आपने कह दिया, अब मुझे भरोसा है, बस अब ये मतलब जो भी आप कह रहे हो उस पे मुझे भरोसा है। हॉन्गटिंग ने सही टाइम का वेट किया, फिर एक्शन लिया और डीमन गो इमॉर्टल को ईजिली मार दिया। पर जब वो वापस आया, सिटी ruins और कॉर्प्सेस से भरा था, यानी सब खत्म हो चुका था, सिटी ही नहीं बची। सिटी लॉर्ड रोते हुए कहता है, वो डीमन मर गया, मेरी बेटी और सिटी के लोग, तुम्हारा बदला ले लिया गया। तो क्या बोलें अब यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे सीन क्या हुआ। भले ये जो ओल्ड सिटी लॉर्ड है ये कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन इसके अंदर की फीलिंग समझ रहे हो। अगर ओल्ड सिटी लॉर्ड के मन में ज़रूर आ रहा होगा, ये बंदा जिसका क्लोज फ्रेंड था इसके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि जब मैंने इससे पहले बोला था, यानी हॉन्गटिंग से बहुत पहले ही बोला था कि मेरी हेल्प कर दो, अगर तब जाके हॉन्गटिंग मार देता तो इनकी सिटी पे बर्बाद नहीं होती, उसकी बेटी भी बच जाती और सब कुछ हो जाता। लेकिन इसने तब एक्शन लिया जब मतलब सब बर्बाद हो चुका था। तो अब इसके मन में थॉट आ रहा होगा, लेकिन ये बोल थोड़ी ना सकता है। इसने मुँह पे बस यही कहा कि वो डीमन मर गया, मेरी बेटी और सिटी के लोगों का बदला तो ले लिया गया। तब तुम्हारा बदला ले लिया गया, अब क्या बोले, है ना? यही बोल सकता है और क्या बोलेगा? आगे देखते हैं।
होंगटिंग ड्यूक लॉन्ग के पास गया, सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। होंगटिंग कहता है, डिसिपल मास्टर को रिस्पेक्ट करता है। मास्टर ने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे? ड्यूक लॉन्ग कहता है, डिसाइपल, फेट का सिग्नल मिला है। फ्लोटिंग फ्लावर रिवर फ्लड आने वाली है, मतलब होने वाली है, और चैनल डाइवर्ट हो चुका है। तुम लोगों को बचाने जाओ, पर याद रखना 3 दिन और 3 रात से पहले मूव मत करना, यानी 3 दिन और 3 रात होने देना, उससे पहले मूव मत करना। होंगटिंग कहता है, जी मास्टर। होंगटिंग रिवर बैंक पे आया, फ्लड वाटर आ रहा था, यानी ये कहना चाह रहा है कि एक ना बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और इसमें लोग मरेंगे, लेकिन तुम याद रखना कि 3 दिन और 3 रात से पहले मूव मत करना है, 3 दिन 3 रात से पहले किसी को बचाने मत जाना, यही कहना चाह रहा था। आगे देखते हैं। होंगटिंग जब रिवर बैंक पे आया, फ्लड वाटर, लोग होमलेस, लाशें एकदम पानी में बह रही थी। उसने इमोशन को कंट्रोल करा और 3 दिन और 3 रात तक वेट करा। फिर उसने देखा रिवर अपने आप ही रिट्रीट हो गई, कई जगह स्वैम्स बन गए। एक वाइल्ड इमॉर्टल गू का ऑरा पास में निकला, होंगटिंग ने इजीली उसे सबड्यू किया। होंगटिंग कहता है, रैंक 7 टाइम पाथ इमॉर्टल गू, बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है। तभी यहाँ पे हाउल आवाज आई, इस ऑरा से 2 एशियन डेसोलेट बीस्ट आए। होंगटिंग चुप रहा, वेट किया, दोनों बीस्ट लड़के मर गए, दूसरा इंजर्ड हुआ। होंगटिंग ने मूव लिया और दोनों के कॉप्सेस ले गया। होंगटिंग बैटलफील्ड को देखकर बोलता है, होंगटिंग कहता है, अब समझ आया, ये फेट का अरेंजमेंट था। बीस्ट की फाइट से रिवर और वाइड हो गई है और उनके ब्लड से चैनल स्ट्रांग बन गया है। अब फ्लोटिंग फ्लावर रिवर शायद फ्लड ही नहीं होगी, यानी आज के बाद इसके अंदर कभी फ्लड नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो आसपास की जगह होती है ना, वो मट्टी व जो भी चीज़ें हैं सब स्ट्रांग हो गई हैं, अब ये बदलेगी नहीं और अच्छे से यहाँ पे ही पानी रहेगा, अब कभी फ्लड नहीं आएगा। होंगटिंग ने आगे कहा, और रिवर के पास की लैंड ब्लड और कॉर्प्सेस से फर्टाइल हो गई है। फ्यूचर में यहाँ रहने वाले मॉर्टल्स लकी होंगे। क्या लकी होंगे भाई, पहले ही मर गए आधे, आधे क्या सभी मर गए। किन की बात कर रहा है, लकी होंगे आगे जाके जो आएगा। एक दिन होंगटिंग गुस्से में बोलता है, आगे सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है ना, होंगटिंग गुस्से में बोलता है, बुल हेडेड डीमन ब्रूट, मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें 10 से भी बुरा फेट दूंगा। बुल हेडेड डीमन इमॉर्टल हंसकर बोला, पेरेंट्स को दोनों हाथों में पकड़ के। बुल हेडेड डीमन कहता है, किड, बहुत एरोगेंस है, मैं गू इमॉर्टल बना था जब तुम दूध पीते बेबी थे, अब डर लग रहा है। होंगटिंग गुस्से को दबाकर सिर्फ चीख सकता था और कुछ नहीं। और यहाँ पे बुल हेडेड डीमन ब्रूट एकदम घबरा के चिल्लाया, कहता है, आगे मत आना, इम्पल्सिव मत बन, पेरेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए, एक स्टेप और आया ना तो मैं इनका हेड यहीं पे क्रश कर दूंगा। होंगटिंग गुस्से में कहता है, तुम चाहते क्या हो? बुल हेडेड डीमन ब्रूट इविल स्माइल के साथ कहता है, बस मेरी लाइफ स्पैन गू दे दो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स छोड़ दूंगा, वरना मेरे पास वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ही मर जाऊंगा। होंगटिंग शॉक में फ्रीज हो गया। फेट के हिसाब से वो 2 वाइल्ड लाइफ स्पैन को बुल हेडेड डीमन ब्रूट को मिलने चाहिए थे, पर होंगटिंग ने पेरेंट्स को ओल्ड होते देख के ड्यूक लॉन्ग को बताया, मतलब बिना बताए, ड्यूक लॉन्ग को बताया नहीं, बिना बताए वो गू उन पे यूज़ कर लिया अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी बढ़ाने के लिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बुल हेडेड डीमन ब्रूट आके उस पे एक तरीके से डिज़ास्टर ला देगा। यानी कहना चाह रहा है कि एक तरीके से कि जो फेट था, फेट के अगेंस्ट गया और फेट के अगेंस्ट जाने पर इसने क्या करा, अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए ये फेट के अगेंस्ट गया, लाइफ स्पैन को अपने पेरेंट्स को दे दिया। वो लाइफ स्पैन को दिया जो कि इन इसको मिलने वाला था, बुल हेडेड डीमन को। अब भाई क्या बोले, ऐसे सिचुएशन आ गई। होंगटिंग का फेस बिल्कुल वाइट हो गया था, पसीने-पसीने हो गया था। होंगटिंग कहता है, मैं वो 2 लाइफ स्पैन को यूज़ कर चुका हूँ। बुल हेडेड डीमन कामली कहता है, मुझे पता है, पेरेंट्स पे यूज़ किया है ना, पर तुम ड्यूक लॉन्ग के डिसिपल हो, फ्यूचर इमॉर्टल वल्नरेबल हो। हेवेली कोर्ट की ट्रेज़री में लाइफ स्पैन को नहीं होंगे क्या? 300 साल, 300 साल नहीं, 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 300 साल तो कम बोल दिया। 3000 साल, 3000 साल के लिए लाइफ स्पैन को लाओ, पेरेंट्स छोड़ दूँगा मैं तुम्हारे। होंगटिंग एकदम भाई मतलब क्या बोले, एकदम क्या बोले, हिल गया वो सुन के, एकदम फँस सा गया कि क्या बोलूँ। और आखिर काफ़ी ट्विस्ट के बाद उसने बुल हेडेड डीमन ब्रूट को भगा दिया, पर पेरेंट्स को इंजरी हुई। वो एक तरीके से क्या बोले, बहुत ना हिल गया था ये सोच के कि मतलब कैसी सिचुएशन आ गई, नहीं करना चाहिए था, अजीब सिचुएशन आ गई। अब करता भी क्या? देखो, एक बेटा अपने पेरेंट को बचाना चाहता था, लेकिन अब अ, फेट के अगेंस्ट जाना, क्या बोले, फेट, फेट, फेट। इमॉर्टल मेथड भी यहाँ पे काम नहीं आए थे। और ये जो मेथड काम नहीं आई, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इनकी जो इंजरी हुई थी ना पेरेंट्स को, वो इर्रेसिबल थी और कुछ भी मेथड उसके ऊपर काम नहीं आ रहा था। यानी कोई मेथड काम नहीं आ रहे थे। होंगटिंग घुटनों पे गिर के रोया। होंगटिंग कहता, फादर, मदर, मेरी वजह से आपको दर्द मिला। अगर मैं लाइफ स्पैन को ना लेता तो आप कुछ साल और जी लेते। यहाँ पे होंग्स यानी जो फादर था इस्माइल के साथ कहता है, बेटा,
लाइफ और डेथ फेट पर डिपेंड करती है। कौन हमेशा ज़िंदा रह सकता है? कोई नहीं। हमने सैड होने की ज़रूरत मतलब हमारे बारे में सोच के सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्राउड फ़ील करो। फ्यूचर में इमॉर्टल वल्नरेबल के पैरेंट बनना कितना बड़ा हॉनर की बात है। मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ, प्राइड में एकदम एकदम हो गया हूँ मैं तो। हिस्ट्री में हम तुम्हारी वजह से याद रखे जाएँगे, लोग हमारा नाम याद रखेंगे। यहाँ पे जो मैडम उसकी मॉम थी मैडम हॉन्ग, वो सॉफ्टली कहती है, "बेटा अपने फादर की बात सुनो। अच्छा और राइटियस इंसान ज़रूर बनना, अच्छे इंसान बनना।" ओल्ड कपल ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा और साथ ही मर गए। हॉन्गटिंग आसमान की तरफ चीखा। हॉन्गटिंग कहता है फादर, मदर। और फिर यहाँ पे दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। टाइम के साथ हॉन्गटिंग मैच्योर हो गया। सनसेट की रोशनी ग्रीन हिल्स पर पड़ रही थी। उसकी सनसेट में उसने पहली बार यहाँ पे ल्यू शुनशियान को देखा। दोनों की आँखें मिली, दिल धड़क उठा। लव एट अ फर्स्ट साइट वाला सीन हुआ। यहाँ पे ल्यू शुशियान सॉफ्टली कहती है, "तुम कौन हो?" हॉन्गटिंग स्माइल के साथ कहता है, "मैं तुम्हारा फेटेड हस्बैंड हूँ, मेरा नाम है हॉन्गटिंग।" बहुत बढ़िया तरीका है भाई किसी को प्रपोज़ करने का। मतलब किसी भी लड़की के पास जाके बोलो, "मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ फ्यूचर का।" कुछ भी भाई क्या बोलूँ, खतरनाक ही भाई। लू शिष्यान शॉक्ड हो गई। तो वो कहता है, "क्या? फेटेड हस्बैंड?" और फिर वो कहती है, "फ्यूचर रिमोट वल्नरेबल?" हॉन्गटिंग कहता है, "सरप्राइज़ मत हो, हमारा मिलना तो फेट में ही लिखा है।" और लव ने हॉन्गटिंग को पहली बार ट्रू ब्लिस दिया था और दोनों हमेशा साथ रहे। वर्ल्ड दोनों ने घूमा, मून के नीचे बातें की, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी, हंड्रेड्स ऑफ ईयर साथ कल्टीवेशन की, कभी फाइट नहीं हुई दोनों के बीच। लू शुशियान ने हॉन्गटिंग को रैंक 8 पीक और फाइनली रैंक 9 वल्नरेबल रेलम तक एक तरीके से कंपनी किया, यानी उसके साथ चली। ट्रिब्यूलेशन अनइमेजिनेबल थी पर हॉन्गटिंग सक्सीड हो गया ट्रिब्यूलेशन में। लोग मर जाते हैं, सोचो बो किंग की क्या हालत हुई थी। यहाँ पे तो ये बंदा सक्सीड कर गया। ड्यूक लॉन्ग बैडली इंजर्ड हो गया। कई हेवेली कोर्ट इमॉर्टल मर गए। हॉन्गटिंग और ल्यूशिशियान के फ्रीजिंग बॉडी को पकड़ के रोया। हैं, ये क्या सीन हो गया? ट्रिब्यूलेशन अनइमेजिनेबल थी, यानी बहुत खतरनाक ट्रिब्यूलेशन आई। ड्यूक लॉन्ग मतलब इसमें शायद बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। कई हेवेली कोर्ट के इमॉर्टल भी मर गए थे। शायद इसको इमॉर्टल वल्नरेबल बनाने के लिए ऐसा हुआ होगा। और हॉन्गटिंग ल्यूशिशियान की फ्रीजिंग बॉडी को पकड़ के रो रहा था। तो शायद इसके रैंक 9 बनने पर ऐसा कोई सीन हो गया होगा। हॉन्गटिंग कहता है, "प्लीज़ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ।" लू शुशियान वीक स्माइल के साथ कहती है, "मैं ट्रिब्यूलेशन से हिट हो चुकी हूँ। आखिरी बार ना तुम्हें देख पाना ही तो मेरी किस्मत है।" हॉन्गटिंग सेल्फ ब्लेम करता है, यानी अपने आप को ब्लेम कहता है। कहता है कि मैं यूज़लेस हूँ, मेरी ट्रिब्यूलेशन ने तुम्हें मार दिया। लू शुशान कामली कहती है, "नहीं, सिर्फ़ मेरी स्पेशल फ़िज़ीक ही उस ट्रिब्यूलेशन को रोक सकते थे। तुम सब सैक्रिफाइस भी कर देते तो भी फेल होते। मेरा जन्म बस तुमसे मिलना, सब कुछ तो फेट था ना। मेरी लाइफ का मतलब तुम्हें इमॉर्टल वल्नरेबल बनाना था और वो तो अब कंप्लीट हो चुका है।" हॉन्गटिंग टूट गया भाई। हॉन्गटिंग कहता है, "मुझे इमॉर्टल वल्नरेबल नहीं बनना, बस तुम ज़िंदा रहो।" ल्यू शुशियान सॉफ्टली कहता है, "हर किसी का फेट फिक्स होता है। तुम्हारा फेट हेवेली कोर्ट लीड करना है। मैं बस उस सीन को देखना चाहती थी, पर अब नहीं देख पाऊँगी।" लू शुशान की लाइफ फोर्स खत्म हो रही थी। हॉन्गटिंग का हेड झुक गया, बॉडी बिल्कुल लाइफलेस लग रही थी। एक ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी ही नहीं बची हॉन्गटिंग के अंदर, जीना ही नहीं चाहता भाई अपना। उसके इमॉर्टल प्राइमेसी में क्यूआई गैदर हुई और रैंक 8 इमॉर्टल को रिफाइन हुआ। ये गू सेंटीपीड जैसा था, वाइट बॉडी और 100 ट्रांसल्यूसेंट एक तरीके से फीलर्स के साथ था। और ये जो गू पैदा हुआ था ना, ये गू बना था, इसका नाम था रैंक 8 रिग्रेट गू। ड्यूक लॉन्ग भाई एकदम मुँह से एकदम खून थूकते हुए आया, उसके पास आया खाँसते हुए। ड्यूक लॉन्ग कहता है, "ल्यू शुशियान की डेथ मीनिंगफुल थी, ये फेट का अरेंजमेंट था। तुम अब रैंक 9 इमॉर्टल वल्नरेबल हो। तुम्हारा मिशन अब स्टार्ट हुआ हुआ है। हेवेली कोर्ट और 5 रीजंस को तुम्हारी ज़रूरत है।" हॉन्गटिंग हॉन्गटिंग वो हॉन्गटिंग कहता रह गया। हॉन्गटिंग ने स्लोली हेड उठाया। नज़र ल्यू शिशियान के कॉर्प्स यानी इसकी बॉडी पर पड़ी थी, लाश पर। हॉन्गटिंग कहता है, "मुझे रिग्रेट है।" और ये सुनने के बाद भाई ड्यूक लॉन्ग कन्फ्यूज़ हो गया। ड्यूक लॉन्ग कहता है, "क्या कहा तुमने?" हॉन्गटिंग कामली और हेवी वॉइस में कहता है, "मुझे रिग्रेट है मुझे।" ड्यूक लॉन्ग की आईब्रोज टाइट हो गई और नज़र उसकी तरफ गई और ड्यूक लॉन्ग कहता है, "रिग्रेट? हॉन्गटिंग, ये नॉनसेंस दोबारा मत बोलना। तुम्हें पता है कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किया है तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए? अगर ऐसा बोलते हो, क्या तुम उन सब के साथ जस्टिस कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी वाइफ ल्यू शुशियान
और वो इमोर्टल्स जो ट्रिब्यूलेशन में मारे गए, सबके साथ क्या तुम जस्टिस कर रहे हो ये सब बोल के? ड्यूक लॉन्ग ने हॉन्गटिंग को हार्शली डाँट दिया था यहाँ पे। दूसरे हेवेली कोट इमॉर्टल बीच में आए। हेवेली कोट इमॉर्टल कहते हैं ड्यूक लॉन्ग, लू शुशियान की डेथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। रेड लोटस इमॉर्टल वल्नरेबल अभी इमोशन में है, ऐसा मत बोलिए। हॉन्गटिंग भाई एकदम कोल्ड हँसने लग गया भाई, एकदम हँसने लग गया, हँसी आ गई उसको। हॉन्गटिंग कहता है, रेड लोटस इमॉर्टल वल्नरेबल, हा, 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 हा। अगर ये इस पोज़ीशन के लिए इतने सैक्रिफाइस चाहिए और आगे और भी चाहिए होंगे, तो मुझे ये पोज़ीशन नहीं चाहिए। भाई ड्यूक लॉन्ग गुस्से में चिल्ला गया। ड्यूक लॉन्ग कहता है बस हॉन्गटिंग, और नॉनसेंस नहीं। तुम चाहते हो इमॉर्टल वल्नरेबल बनना या छोड़ना तुम्हारी मर्ज़ी है, हैं? ये तुम्हारा बनना और छोड़ना ये तुम्हारी कोई मर्ज़ी है, ये सोचते हो क्या तुम? ये फेट का अरेंजमेंट है, ये तुम्हारी लाइफ़ का मिशन है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कोई तुमसे पूछ नहीं रहा है इसके बारे में, करना पड़ेगा तुम्हें, ये ऑर्डर होगा। हॉन्गटिंग भाई एकदम खतरनाक हँसने लग गया, बेहाल सी हँसी थी उसकी एकदम। हॉन्गटिंग कहता है, एक इनविंसिबल इमॉर्टल वल्नरेबल भी अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकता, इस पोज़ीशन को मना भी नहीं कर सकता। ड्यूक लॉन्ग भाई एकदम चिल्लाने लग गया कोल्ड तरीके से। ड्यूक लॉन्ग कहता है, इस वर्ल्ड में कौन अपनी मर्ज़ी से जी सकता है? तुम बहुत ही चाइल्डिश हो। राइटियस पाथ बिना सैक्रिफाइस के चल सकता है क्या? हेवेली कोड को मेंटेन करने के लिए प्राइस चाहिए। अगर 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 तुम में वो एक सैक्रिफाइस का माइंडसेट ही नहीं है, तो तुम हेवेली कोड के लायक ही नहीं हो। हॉन्गटिंग का बॉडी काँप उठा ये सब सुन के। दूसरे इमॉर्टल फिर बोले, हेवेली कोड के इमॉर्टल कहते हैं, प्लीज़ ड्यूक लॉन्ग शांत हो जाइए, पहले इंजरीज़ हील करनी चाहिए, अभी क्या डाँट रहे हो उसको, अभी इमोशन में है, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ी देर बाद बोलते, ऐसे समझा रहे थे ड्यूक लॉन्ग को। हॉन्गटिंग ने हेड झुकाया, फिस्ट को टाइट करा। हॉन्गटिंग कहता है, मैं उन्हें रिवाइव करना चाहता हूँ। ड्यूक लॉन्ग भाई उसका फेस तो और खराब हो गया। ड्यूक लॉन्ग कहता है, हैं? किसे रिवाइव करना है? किसे रिवाइव करेगा तू? हॉन्गटिंग कहता है, सबको, सबको, सबको जो मेरे लिए मरे थे, मेरे पेरेंट्स, लू शिशियान और बाकी सब लोगों को। ड्यूक लॉन्ग भाई गुस्से में एकदम चिल्लाने लग गया, कहता है, ये हैटिकल थॉट है, लाइफ और डेथ फेट डिसाइड करता है, ये ग्रेट डाउ का रूल है। डेड को रिवाइव करना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को chaos में डालना चाहते हो। तुमने तुमने सीखा नहीं, जितना फेट को अपोज करोगे उतना ही बड़ी ट्रेजेडी होगी। ड्यूक लॉन्ग भाई बहुत चिल्ला रहा था। हॉन्गटिंग एकदम कहता है, चाहे और ट्रेजेडी आए, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मास्टर, मेरा सवाल है, क्यों फेट को मानना जरूरी है? क्यों फेट को मानना जरूरी है? अगर फेट ना हो, क्या वर्ल्ड क्योस में चला जाएगा? क्या वर्ल्ड बेटर नहीं बन सकता? ड्यूक लॉन्ग गुस्से में एकदम भाई काँप उठा। बाकी इमॉर्टल के पीछे मतलब पीछे-पीछे हटने लग गए। ड्यूक लॉन्ग को अब तो पहले समझा रहे थे, लेकिन भाई ड्यूक लॉन्ग इतना सुनने के बाद इतना सुना, इतना मूड तो खराब ही था उसका। ये सब सुनने के बाद इतना खराब हो गया, ऑरा निकलने लग गया भाई के अंदर से। इंजरीज़ थी लेकिन फिर भी ऑरा निकलने लग गया। आस-पास के लोग हटने लग गए उसके पास से, कि गुस्से में हमें ना 2-4 मार दे। फेट ने हमारी ज़िंदगी लंबी रखी है, 2 चाँटे मार के सुला ही देगा ये बंदा। तो सब हटने लग गए। हेवेली कोड के इमॉर्टल दूसरे कहते हैं, लॉर्ड लॉर्ड इमॉर्टल वल्नरेबल, ये सोच बहुत ही डेंजरस है, ऐसा मत बोलिए। दूसरा कहता है, फेट के बिना ह्यूमन रेस प्रॉस्पर नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। फेट गू हेवेली कोड का सुप्रीम ट्रेजर है, आप उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो क्या? ये सब बोल के हॉन्गटिंग ने सबको देखा। उस मोमेंट में उसे एकदम गहरी लोनलीनेस महसूस हुई। टाइम फ्लो हुआ, पता नहीं कितना, बस पता नहीं कितना। रिवर ऑफ टाइम में एक लोनली फिगर दिखी, मेसी हेयर, थका हुआ चेहरा, जैसे वर्ल्ड घूम लिया हो पर घर ना मिला हो। वो हॉन्गटिंग था, अब बिल्कुल बदल चुका था। रेड लोटस डीमन वल्नरेबल रिवर ऑफ टाइम को देखकर बोला, रेड लोटस डीमन वल्नरेबल कहता है, अब मेरी इनहेरिटेंस छोड़ने का टाइम आ गया है। वो धीरे से मतलब नीचे उतरा, पानी को छुए बिना रुका, और रेड लोटस डीमन वल्नरेबल कहता है, ये पहला स्टोन लोटस आइलैंड होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट भी, मैं रिग्रेट गू को इसका कोर बनाऊँगा और इसे उस अदरवर्ल्डली डीमन के लिए छोड़ूँगा, जो फेट को डिस्ट्रॉय करने की सबसे ज़्यादा होप रखता होगा। उस मोमेंट एक स्टोन आइलैंड धीरे-धीरे वर्ल्ड में अपीयर हो गया। रेड लोटस डीमन वल्नरेबल ने यहाँ रैंक 8 रिग्रेट गू छोड़ा, साथ में बहुत सारे टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल, इमॉर्टल किलर मूव, अपनी ट्रू मीनिंग का एक हिस्सा जिसमें उस टाइम की रियल मेमोरीज थी, और एक अनमैच्ड इफेक्ट वाला इमॉर्टल किलर मूव भी छोड़ा। सब अरेंज करने के बाद थकी बॉडी के साथ रेड लोटस डीमन वल्नरेबल धीरे से उड़ के चला गया। टाइम पास होता गया, पता नहीं कितना। एक आउटसाइडर स्टोन लोटस आइलैंड में घुस आया। रफ कपड़े थे, पतला सा बॉडी था, गंजा हेड था। गंजा टकला आ चुका है भाई। आ गया पैराडाइज़। नॉर्मल फेस था।
नंगे पैर, पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, बिल्कुल फ़ील्ड पे लौटा हुआ फार्मर लग रहा था कि अभी किसान हो पता नहीं कहाँ का, पर चेहरा बड़ा यंग था, आँखों में एक तरीके से कंपैशन और काइंडनेस चमक रही थी। रेड लोटस की ट्रू मीनिंग अपीयर हुई, रेड लोटस इवन वल्नरेबल का इल्यूज़न बना और स्माइल के साथ बोला, ट्रू मीनिंग कहती है वेलकम मेरे मतलब गेस्ट, हॉनररी गेस्ट। पैराडाइज़ अर्थ कामली कहता है, मैं पैराडाइज़ अर्थ हूँ, बहुत एफर्ट के बाद यहाँ पहुँचा। ये पैराडाइज़ अर्थ था जो पहले ही इमॉर्टल वल्नरेबल बन चुका था। ओके, तो इमॉर्टल वल्नरेबल यहाँ पहुँचा था। रेड लोटस डीमन की जो ट्रू मीनिंग थी डायरेक्टली कहती है, इमॉर्टल वल्नरेबल आने का पर्पस क्या है तेरा? तो पैराडाइज़ अर्थ की स्माइल के साथ अपना कहता है, सीनियर रेड लोटस, जब आप जानते ही हो तो पूछना क्यों? तो रेड लोटस ट्रू मीनिंग भी स्माइल करी और कहती है, सही है, फेट सिर्फ डैमेज हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं, इसलिए रिवर ऑफ टाइम से सब अभी मतलब अभी भी ट्रेस हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद रेड लोटस की ट्रू मीनिंग कहती है, मैं तुम्हें रिग्रेट गू लैंड कर सकता हूँ, पर मेरे इनहेरिटर को ले जा पाओगे या नहीं, वो एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो पैराडाइज़ अर्थ सीरियस हो गया। पैराडाइज़ अर्थ कहता है, वो अदरवर्ल्डली डीमन है, पर इमोशनलेस नहीं। ब्लेड छोड़ के रिडेम्पशन पॉसिबल होता है। कौन रिडेम्पशन नहीं चाहता? मैं ट्राई करूँगा। तो रेड लोटस की ट्रू मीनिंग हँसी और कहती है, अच्छा, अच्छा, पहले मुझे हेवेली कोट का वरी था, पर तुम मूव ले रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं। ये रिग्रेट गू है, सँभाल लेना इसको। रिग्रेट गू धीरे से आया। पैराडाइज़ अर्थ ने ग्लोइंग हैंड से उसे केयरफुली ले लिया। पैराडाइज़ अर्थ बिटर स्माइल के साथ कहता है, सच में रिग्रेट गू वर्दी है। ये एंडलेस रिग्रेट इमोशन निकाल देता है। जिसके दिल में बिल्कुल रिग्रेट नहीं, वही सेफ है। वरना कोई भी गो इमॉर्टल पास आया तो भाई अनबिरेबल पेन फ़ील करेगा। अगर मैं रैंक 9 ना होता तो शायद कंट्रोल भी ना कर पाता इस चीज़ को। ओके, तो जो रिग्रेट गो है ना, अगर मान लो तुम्हारे हाथ में होगा और देखो, तुम तभी इससे बच सकते हो अगर तुम्हारे अंदर ना कोई रिग्रेट नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, कभी हर डिसीज़न जो तुमने लिया उसपे 1 भी परसेंट तुम्हें रिग्रेट ना हो, तभी तुम इस रिग्रेट गो का यूज़ कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन तो ऑफ़ कोर्स अगर तुम रैंक 9 के इमॉर्टल वल्नरेबल हो तो भाई ऑफ़ कोर्स तुम बच जाओगे, तुम्हें नहीं पहुँचा पाएगा कुछ ये चीज़ थी। अब आगे देखते हैं। रेड लोटस की ट्रू मीनिंग कहती है आगे, लगता है तुम्हारे दिल में भी रिग्रेट है लगता है। पैराडाइज अर्थ लाइटली कहता है, इस वर्ल्ड में कौन है जिसकी लाइफ में रिग्रेट ना हो। रिग्रेट गू को इमॉर्टल प्राइमेसी में रख के पैराडाइज अर्थ यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाता है और कहता है मैं चलता हूँ, मैं उसे यहाँ ज़रूर भेजूंगा। अब देखते हैं, सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखा जाता है अपने फेंग युआन का। फाइनली भाई आ गया भाई आ